हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए आपके रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। सिमुलेशन, सॉल्ववर्क्स सिमुलेशन के ऊपर ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे मैं कोई ट्यूटोरियल अभी नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं इंट्रो बेसिस पे ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिमुलेशन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। अगर आप अभी न्यू यूज़र हैं सिमुलेशन के, अगर आपको सिमुलेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए, ताकि आपको एक क्लियर पाथ दिख जाए कि आपको सिमुलेशन क्यों सीखना है। क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ें ज़रूर बताता हूँ, कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले, कि आप वो चीज़ें क्यों कर रहे हो, क्या स्कोप है, आपके करियर के लिए क्या बेनिफिशियल है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में भी सिमुलेशन से रिलेटेड मैं बात करूँगा। और एक चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैं अब से अपने चैनल पर जो भी मैं वीडियो पब्लिश करूँगा, उससे रिलेटेड मैं एक आर्टिकल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वो सारे आर्टिकल्स आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूँगा, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, आप वहाँ आर्टिकल्स में जाके रीड भी कर सकते हो। तो वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन होता क्या है? तो सिमुलेशन आपको सीधे और सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, मैं कोई टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करूंगा, ताकि अगर आप न्यू हो, बिगनर हो, तो भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो सिमुलेशन वो चीज़ होती है जहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग से पहले आप उसकी टेस्टिंग करते हो, वो भी सॉफ्टवेयर के ऊपर। रियल टाइम एप्लीकेशन को एनालाइज करके उसकी टेस्टिंग करते हो। ये रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, सपोज आपने एक पिस्टन बना दिया, अब उस पिस्टन को मैन्युफैक्चरिंग से पहले आपको टेस्ट करना है कि मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद से अगर इसको इंजन में लगाया जाए और अगर ये 3000 आरपीएम के ऊपर ये रन करेगा, तो उतने टेम्परेचर पे, उतने आरपीएम पे ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं, इस तरीके की आपको टेस्टिंग करनी है। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे पहले मैन्युफैक्चरिंग करोगे फिर वहाँ पे रियल में टेस्टिंग करोगे, तो ऐसा तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, बहुत खर्चे होंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि सिमुलेशन किया जाता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऐसे टूल्स मौजूद होते हैं जिसमें आप उसके रियल टाइम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर लोड लगाते हो, फिक्सचर्स अप्लाई करते हो, मैशिंग करते हो, मटेरियल देते हो, किस मटेरियल का वो आपका कंपोनेंट बना हुआ है, और उसके ऊपर उसकी टेस्टिंग करते हो। जब आप टेस्टिंग करते हो तो उसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं कि इस टेम्परेचर पे, इतने लोड के वजह से और इस जगह से फिक्सचर होने की वजह से क्या उसके स्ट्रेस निकल रहे हैं, क्या स्ट्रेन निकल रहे हैं, क्या फटीग हो रही है, क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है, और कहाँ कहाँ पर डिफॉर्मेशन हो रहा है और कितने वैल्यू का डिफॉर्मेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें, सारे डेटा आप सिमुलेशन के अंदर कैलकुलेट करके आप डेटा फाइंड आउट करते हो। सपोज आपको कोई एरर मिलता है, तो आप उस एरर के बेसिस पे फिर से उसको, प्रोडक्ट को आप ऑप्टिमाइज़ करते हो, ताकि आपका प्रोडक्ट एक रिलायबल प्रोडक्ट बने, ताकि मैन्युफैक्चरिंग के बाद से वो उसके अंदर डिफॉर्मेशन के चांसेस बहुत ही माइनर है या ना के बराबर हैं। तो इसलिए सिमुलेशन यूज़ किया जाता है। अब सिमुलेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, FEM, FEA, अलग अलग तरीके के सिमुलेशन होते हैं। जैसे फाइनाइट एलिमेंट मेथड हो गया, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस किया जाता है, जिसके अंदर हम एक कंपोनेंट के अंदर उसके एक कोऑर्डिनेट पे, एक पॉइंट पे हम डेटा कैलकुलेट करते हैं, लोड कैलकुलेट करते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी, वो मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि सॉल्ववर्क्स सिमुलेशन के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक कवर करनी है मुझे, तो वो मैं बता देता हूँ। दो तरीके के सिमुलेशन सॉल्ववर्क्स के अंदर होते हैं, एक जनरल सिमुलेशन और एक फ्लो सिमुलेशन। जनरल सिमुलेशन में क्या होता है कि बेसिकली इसमें 6 टॉपिक्स में कवर करके आपको बताऊँगा। स्टैटिक सिमुलेशन, थर्मल सिमुलेशन, फ्रीक्वेंसी, बकलिंग, फटीग और ड्रॉप टेस्ट। ये 6 तरीके के सिमुलेशन हम कवर करेंगे सॉल्ववर्क्स सॉल्ववर्क्स जनरल सिमुलेशन के अंदर। जो दूसरा होगा फ्लो सिमुलेशन, वो फ्लो सिमुलेशन के अंदर आप, जैसे फ्लूइड सिमुलेशन हो गया, फ्लूइड में अलग अलग तरीके के फ्लूइड्स की सिमुलेशन हम करेंगे, और इसके अंदर ट्रांजिएंट सिमुलेशन भी हम करेंगे, जिसके अंदर हम फ्लूइड प्लस स्टैटिक कंपोनेंट को मिला के मर्ज करके किस तरीके से सिमुलेशन की जाती है, वो भी हम सीखेंगे इसके अंदर। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें सिमुलेशन क्यों ज़रूरत पड़ती है, वाई वी नीड सिमुलेशन। तो दोस्तों, सिमुलेशन एक ऐसा टर्म है जो बहुत ही हाई लेवल पे R&D के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी कंपनी में R&D डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे R&D में सबसे ज़्यादा सिमुलेशन का यूज़ किया जाता है। होता यूँ है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई भी कंपोनेंट हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही टेस्टिंग कर ली जाती है।
ट्रेडिशनल मेथड ये होता था कि जब पहले के ज़माने में जब ये सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, इतने डेवलप्ड सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग पहले प्रोटोटाइप मॉडल बनाते थे और उसकी टेस्टिंग करते थे रियल टाइम में, रियल में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके रियल में टेस्टिंग करते थे। फिर वो पास होता था तो फिर उसके बाद से बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो उससे क्या होता था कि टेस्टिंग करने के लिए, रियल में करने के लिए उनकी कॉस्ट लगते थे, टाइम लगता था, फिर लॉसेस होते थे, तो फिर से उनको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता था, डिज़ाइन करना पड़ता था, फिर से टेस्टिंग करनी पड़ती थी। ऐसे मल्टीपल टाइम करते करते उनके बहुत ज़्यादा कॉस्ट अराइज हो जाते थे, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इसके बाद से धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी में सिमुलेशन के टूल्स आ गए। सिमुलेशन के टूल्स में क्या होने लगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही अपने कंपोनेंट की टेस्टिंग हम कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि एक्चुअल में जो रियल में वो उसके ऊपर लोड लगनी है, जो रियल सिनेरियो में उसके ऊपर टेम्परेचर है या जो भी एक्सटर्नल पैरामीटर हैं वो लगनी है, उसके बेसिस पे उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्या स्ट्रेस स्ट्रेन हो रहा है, क्या फटीग है, क्या लाइफ साइकिल है, ये सारे डेटा हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है और जो टेस्टिंग का कॉस्ट है और बार बार ये जो रिपीटेशन होता है और फिर से डिज़ाइनिंग का जो कॉस्ट है, ये सारे कॉस्ट हमारे सेव हो जाएं। हम एक एक्चुअल प्रोडक्ट और फुल्ली टेस्टेड प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर सकेंगे विदाउट एनी कॉस्टिंग लॉसेज। अब हम बात करते हैं विच कंपनीज आर यूजिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स। अब हम इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है और कहाँ कहाँ पे सिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों बात ये है कि सिमुलेशन से आप जो भी मैंने पहले अभी तक चीज़ें बताई हैं उससे आप इतना समझ गए होंगे कि ये थोड़े से हाई लेवल की चीज़ें हो जाती है, जहाँ पे कॉस्ट थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जहाँ पे लग्जरियस प्रोडक्ट्स की बात आ जाती है, जहाँ पे हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस की बात आ जाती है, वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो जो जनरली छोटी कंपनियाँ हैं, जो छोटी कंपनियाँ हैं, वहाँ पे R&D में टेस्टिंग के नाम पे आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है और दूसरी चीज़ ये है कि R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए उनके अंदर, उस लेवल के बंदे भी होना चाहिए, उस लेवल के प्रोफेशनल्स भी होना चाहिए, ताकि वो लोग एक चलाने वाला बंदा भी उतना कैपेबल हो कि वो उनके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करके बता सके कि ये एक्चुअल में रन करेगा कि नहीं करेगा। तो छोटी कंपनियां जो होती हैं, जो स्मॉल और मीडियम स्केल्स की होती है, वो मोस्टली रेयरली ही यूज़ करती हैं। जो अच्छी MNCs होती हैं, जो अपने प्रोडक्ट के ब्रांड वैल्यू मेंटेन करना चाहती है, जो ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करके रखती हैं, वो कंपनियां यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करती हैं। एग्जांपल के तौर पे जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है उनमें तो यूज़ होता ही होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ होगी, उनमें भी यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वहाँ पे लोड और टेम्परेचर ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे आपका पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, तो यहाँ पे एक्सटर्नल पैरामीटर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जैसे टर्बाइंस हो गए, विंड टर्बाइंस हो गई, यहाँ पे एक्सटर्नल पैरामीटर से विंड हो गया, विंड का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये हम पहले से हमें सिमुलेशन करके रखना पड़ेगा, तभी आप उसको रियल में मैन्युफैक्चर कर पाओगे। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमोबाइल हो गई, पावर सेक्टर हो गए, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, इन इंडस्ट्रीज़ में इन 4-5 तरीके की इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट है, जो कि हमारा जॉब स्कोप है। जॉब स्कोप सिमुलेशन के अंदर क्या है? तो जॉब स्कोप इसके अंदर काफ़ी वाइड है, क्योंकि इस फील्ड में स्किल्ड कैंडिडेट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। कंपनीज़ के लिए ये बड़ी दिक्कत की बात होती है कि एक ट्रेंड कैंडिडेट वो कैसे ढूंढें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो डिज़ाइनर होते हैं वो आगे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सीख के आगे सिमुलेशन लाइन में जाते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से सिमुलेशंस के अंदर आप केवल टूल सीख के आप काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कोई भी टेस्टिंग कर रहे हो तो टेस्टिंग के अंदर बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे आप मैकेनिकल के अंदर कोई लोड टेस्ट कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि स्ट्रेस क्या होता है, फटीग क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। ये पैरामीटर आपको लॉजिकली पता नहीं है, बेसिक कंसेप्ट आपको पता नहीं है, तो फिर आप टूल्स की नॉलेज लेके भी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम है
तो इसके रिजल्ट्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या इसके अंदर क्या ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो वो इंडस्ट्रीज़ जो सिमुलेशन पे काम करती हैं, जो सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, तो उनके लिए कैंडिडेट ये फाइंड आउट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसमें जॉब के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी केस स्टडी किया है आने वाले 2-3 सालों में भी। तो आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखो। आने वाले वीडियोस में, आने वाले जो भी ट्यूटोरियल मैं पब्लिश करूँगा, आपको बेसिक कंसेप्ट्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करके सिमुलेशन को बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप एक स्किल्ड एनालिस्ट बन सको। जी हाँ दोस्तों, आप कैड सॉफ्टवेयर सीखते हो तो आप डिज़ाइन इंजीनियर के रोल पे जाते हो, और आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सीखते हो तो आप एनालिस्ट के रोल पे जाते हो। जॉब रोल आपका एज अ एनालिस्ट कंसिडर किया जाता है, डिज़ाइन एनालिस्ट या प्रोडक्ट एनालिस्ट, इस तरीके के आपको जॉब रोल मिलते हैं। तो इस तरीके इंडस्ट्रीज़ में आपका जॉब इसको बहुत ही अच्छा है आने वाले फ्यूचर में भी, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों सैलरी। जी हाँ दोस्तों, जो लास्ट सब की बात यहीं पे आके रुक जाती है, सैलरी। तो दोस्तों सैलरी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है ये थोड़े से डिज़ाइन इंजीनियर से थोड़े से हाई लेवल पे आता है, क्योंकि जिसमें के अंदर रिस्क वाली चीज़ें ज़्यादा होते हैं, रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपके स्किल्स और आपके नॉलेज पे बेस पे ही आपकी सैलरी भी आइडेंटिफाई होती है इसके अंदर भी, जैसा कि अदर जॉब्स में होती है। लेकिन इसके अंदर आपकी वैल्यू डबल लगती है एज अ डिज़ाइन इंजीनियर से, क्योंकि अगर आप एज अ फ्रेशर तो मुश्किल होता है एज अ एनालिस्ट के लिए काम करना, क्योंकि मोस्टली जो डिज़ाइनर्स होते हैं वही एनालिस्ट के रोल के लिए ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होते हैं। तो आपके अगर साल 2 साल का भी एक्सपीरियंस है डिज़ाइन में, अगर उसके बाद से आप स्विच करके एनालिस्ट के रोल पे जाते हो, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर जाते हो, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपकी स्टार्टिंग में 20,000 सैलरी है तो आप वहाँ पे 40K तक भी मांग सकते हो, और आपको वो बिना कहे आपके इन हैंड आपको 40,000 देने के लिए तैयार हो सकती हैं। ये तो मैंने स्टार्टिंग के लिए बताया, इस साल 2 साल के एक्सपीरियंस पे है। अगर आप 2-3 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस में पहले ही एक्सपीरियंस ले रखे हो सिमुलेशन के अंदर, तो आप 50K 60K भी मांग सकते हो। वहाँ पे आपको देने के लिए कंपनियाँ तैयार बैठी हैं, क्योंकि वहाँ पे लेकिन उनको उतना स्किल्ड बंदा भी चाहिए, आपको उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए, जब भी वो आपको देंगे। लेकिन आपको इतने एक्सपीरियंस पे ऑब्वियसली मिल जाती हैं जॉब 50K 60K। और यहाँ पे अगर आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आपको 1 से 1.5 लाख तक की सैलरी कहीं भी नहीं रुकी है। आप आराम से इतने तक की सैलरी पे आप पहुंच सकते हो 5-6 सालों में। तो दोस्तों ये रहे सारे इन्फॉर्मेशन सिमुलेशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे नॉलेज मिली होंगी, और आने वाली वीडियोस में जो भी मैंने चीज़ें ये कवर की हैं वो सब के आर्टिकल्स मैं अपने वीडियोस पे पब्लिश करूँगा। और आज मैंने जो बताया इसका भी मैं आर्टिकल बना के अपने चैनल पे, अपने वेबसाइट पे मैं पब्लिश कर दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, ये आपकी तरफ से मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरीके की वीडियो प्रेफर करना चाहते हो मेरे चैनल पे, लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो। क्योंकि मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि मैं टाइमिंग नहीं देखता, मैं कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, चाहे वो शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग में हो। आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए, चाहे 2 मिनट की वीडियो से हो, चाहे 5 मिनट से हो, चाहे 10 मिनट से हो, चाहे आधे घंटे से हो। तो लेकिन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या सोचते हो, आप किस तरीके के वीडियोस में कंफर्टेबल फील करते हो। क्योंकि आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे शॉर्ट वीडियोस में देने पड़ेंगे, और अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ तो लॉन्ग वीडियो में एक बेनिफिट ये होता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में ही मिल जाता है। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि जैसे स्टैटिक सिमुलेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टैटिक सिमुलेशन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक वीडियो में कवर हो जाएँ। और अगर आप बोरियत महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि यार इतनी लंबी वीडियोस मैं कैसे देखूंगा, तो आप कहो तो मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। जैसे 5 मिनट की 3 वीडियोस मैंने प्रिपेयर कर दिए, 4 वीडियोस प्रिपेयर कर दिए, वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप बताओ आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो, लॉन्ग वीडियो विथ फुल इन्फॉर्मेशन या शॉर्ट वीडियो विथ मल्टीपल इन्फॉर्मेशन। आप ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ आप। तो थैंक यू फॉर वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हो तो बने रहिए मेरे चैनल की वीडियोस के साथ। और आने वाले टाइम में मैं सिमुलेशन के सारे टॉपिक्स जल्द ही कवर करके आपको दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना।